अगर आप बोर्ड एग्जाम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जिससे आपके 90% मार्क्स जो हैं वो क्लास 10 सोशल साइंस में पक्के होंगे। आज की इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा वो ऑलमोस्ट पूछे ही जाएंगे। जिनकी संभावना कितनी परसेंट है, 100% में बताऊंगा जिनकी संभावना है। तो क्वेश्चन को पूरा अगर देखेंगे, क्वेश्चन को समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया देन आपको टेंशन लेने की तनिक भी हो सकता नहीं है, आपके 90% पक्का हो जाएंगे। ठीक है, देखो मैं लगातार प्रयासरत हूँ कि आपके लिए रेगुलर हर सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आऊँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, रेगुलर वीडियो को वॉच करना है। जितने भी सब्जेक्ट की मैं तैयारी करा रहा हूँ आप उस अच्छे से करेंगे देन आपके 90% कहीं नहीं जाते आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखो अगर आपने सोशल साइंस की अच्छी सी तैयारी नहीं की है तो आपको करना ये चाहिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा और वहां से जाकर आप सारी वीडियो को लगातार देख लेंगे। ट्रस्ट करें मुझ पे, 90% पक्का हो जाएंगे अगर आप प्लेलिस्ट अच्छे से देख ले रहे हैं, जितने भी वीडियो हैं उनको समझ ले रहे हैं। ठीक है, तो उसी वीडियो में ये आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर देखेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे। उदारवादियों की 1848 ईस्वी की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। जो उदारवादी लोग थे उनकी 1848 ईस्वी की जो क्रांति हुई उसका क्या अर्थ लगाया जाता था या उस क्रांति का क्या अर्थ था, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर मैं कहूं तो ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो उत्तर देखो, उदारवादियों की 1848 ईस्वी की क्रांति का अर्थ राजतंत्र का अंत था। जो उदारवादियों ने 1848 ईस्वी में क्रांति की तो उसका जो मुख्य अर्थ था वो यही था कि जो राजतंत्र है उसका अंत कर देना और गणतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, उदारवादियों में जो 1848 की क्रांति था उसका मुख्य अर्थ जो था वो यही था कि राजतंत्र को पूरी तरीके से समाप्त कर देना और गणतंत्र की स्थापना करना था इस क्रांति का अर्थ। ठीक है, देन देखो इस क्रांति को लाने में मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था। जो मध्यम वर्ग थे उनका योगदान था इस क्रांति को लाने के लिए। यही कारण था कि राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन हुए जो निम्न है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि यही कारण था कि राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन जो हुए वो निम्न थे। देखो पहला जो सामाजिक क्षेत्र के परिवर्तन है उनको आप समझो। क्या हुआ सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, कुलीन वर्गों की अपेक्षा मध्यम वर्गों के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। क्या हुआ, कुलीन वर्गों की अपेक्षा जो मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्र की महिलाएं थी उनकी भी भागीदारी बढ़ी, जिससे कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हुई। ठीक है, जो कुलीन वर्ग थी पहले क्या होता था, कुलीन वर्ग की ही जो महिलाएं थी वो भागीदारी करती थी मध्यम वर्गों के क्षेत्रों में। बट अब क्या हुआ, जब ये क्रांति हुई तो कुलीन वर्गों की अपेक्षा जो मध्यम वर्गों की महिलाएं थी उनकी भी भागीदारी बढ़ी, जिससे कुलीन वर्ग की जो श्रेष्ठता थी वो कम हो गई। ठीक है, देन देखो दूसरा आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, भूदास्ता और बंधुआ मजदूरी का अंत हो गया। जो भूदास्ता था और बंधुआ मजदूरी था उसका अंत हो गया। 1848 ईस्वी में खाद्य सामग्री का अभाव एवं बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। जो 1848 ईस्वी में खाद्य सामग्री का जो अभाव था उसके कारण बढ़ती बेरोजगारी की समस्या जो थी उसके कारण जनजीवन जो था वो अस्त व्यस्त हो चुका था। तो इस प्रकार आर्थिक जो स्थिति थी उस क्षेत्र में भी परिवर्तन हो गया सन 1848 ईस्वी की जो क्रांति थी उदारवादियों की। नेक्स्ट देखो तीसरा क्या कारण था, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन, राजतंत्र का अंत कर गणतंत्र की स्थापना की गई। जब 1848 ईस्वी की क्रांति हुई तो उससे पहले राजतंत्र था, बट इस क्रांति के पश्चात गणतंत्र की स्थापना की गई और राजतंत्र का अंत कर दिया गया। महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार दिए जाने की मांग की जाने लगी और महिलाओं को भी राजनीतिक जो मताधिकार है वो दिए जाने की भी मांग की जाने लगी। तो ये क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था उदारवादियों की 1848 ईस्वी की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने लिखा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करेंगे। अब देखो दूसरा जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं उसको आपको समझ लेना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, क्या है, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से क्यों काम करवाने लगे। जो 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहर के जो सौदागर थे वो गांव में किसानों और कारीगरों से क्यों काम करवा रहे थे, इसका मुख्य कारण क्या था ये आपको समझाना है। तो इसका उत्तर देखो, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों का सौदागर गाँव की ओर रुख करने लगे, गाँव की ओर मुड़ने लगे। जो 17वीं शताब्दी थी उसमें यूरोपीय शहरों के जो सौदागर थे, जो व्यापारी थे, वो गाँव की ओर मुड़ने लगे
थे वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे, वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन कराते थे, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए जो माल है उसको तैयार करवाते थे, किससे? किसानों से और कारीगरों से। ठीक है, उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेश की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। चीज़ों की जो मांग थी, जो उत्पाद थे, उनका मांग बढ़ने के कारण जो व्यापारी थे वो गाँव की ओर मुड़ने लगे, और वहाँ पे वो लोग किसान और किससे? किसानों और गांव के कारीगरों को पैसा दे देकर उत्पादन करवाने लगे। और क्या हुआ था, किस कारण से उत्पादन करवाने लगे? उपनिवेशवाद के स्थापना के कारण जो चीज़ों की मांग थी वो बढ़ने लगी, इसलिए। ठीक है, अब देखो, इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। शहर में रहकर उनके लिए उत्पादन जो था, उत्पाद की मात्रा जो थी वो बढ़ाया नहीं जा सकता था। यही कारण था कि ये लोग व्यापारी गाँव की ओर, ये व्यापारी जो थे वो गाँव की ओर बढ़ने लगे, और वहाँ से उनको मुनाफा होने लगा। वो किसानों और कारीगरों को पैसा देते और उनसे काम करवाते थे। उत्पाद की जो व्यवस्था है वो अधिक उत्पादन करने लगे थे इसी कारण से। ठीक है, तो ये जो दूसरा क्वेश्चन था, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से क्यों काम करवाने लगे, तो ये आई होप आप समझ गए होंगे। इसको आप लिख के आएंगे अगर बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कपास की खेती के लिए जो उपयुक्त तापक्रम, वर्षा एवं मृदा का उल्लेख है उसको आपको करना है। तो इसका उत्तर देखें, कपास का मूल स्थान भारत को माना जाता है। जाहिर सी बात है, जो कपास है वो भारत में ही अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। ठीक है, भारत में कपास का पौधा चीन तथा विश्व के अन्य देशों में पहुंचा है। भारत से ही कपास जो है अन्य देशों में, भारत से ही कपास पहुंचा है। जो कपास का पौधा है वो भारत से ही चीन अथवा अन्य विश्व के देशों में पहुंचा है। जो इनकी खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम, वर्षा एवं मृदा का वर्णन है वो निम्न है। पहला, तापक्रम। कपास के पौधों के लिए साधारणतया 20 से 35 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। जो कपास हैं उनके पौधों के लिए साधारणतया क्या होता है, 20 से 35 सेंटीग्रेड का जो तापक्रम है, तापमान है, उसकी आवश्यकता होती है। कपास के पौधों की जो खेती के लिए तापक्रम जो है वो 25 से 30 सेंटीग्रेड के तापमान की आवश्यकता होती है। देखो, दूसरा, वर्षा कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच जो वर्षा होती है उसकी आवश्यकता होती है किसमें? कपास की खेती में। यह वर्षा धीरे धीरे नियमित होनी चाहिए, और ये वर्षा कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, धीरे धीरे और नियमित ही होनी चाहिए। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता जो है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट देखो, मिट्टी कौन सी आवश्यक है कपास की खेती के लिए? कपास के लिए काली मिट्टी आवश्यक है। जाहिर सी बात है, कपास जो है वो काली मिट्टी में ही होती है, और कपास जो अधिक पैदावार है वो कपास मिट्टी की वो गुजरात में ही है, क्योंकि गुजरात जो है वहाँ पे काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो गुजरात में ही कपास की खेती अधिक मात्रा में होती है। कपास के लिए काली मिट्टी आवश्यक है जिसमें खनिज व जीवाश्म पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। काली मिट्टी में खनिज व जीवाश्म जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो आई होप आप कपास की खेती के लिए उपयुक्त जो तापमान था, वर्षा था और मृदा था, ये आप समझ गए कि कौन सा तापमान आवश्यक है, कौन सी वर्षा, कितनी वर्षा आवश्यक है, और कौन सी मिट्टी में कपास की खेती जो है वो उपयुक्त होगी। तो आई होप इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए हैं। नेक्स्ट अब चौथा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। चौथा क्वेश्चन क्या है उसको आप अच्छे से समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा। तो इसका आंसर आप देखो। सबसे पहले खुली बेरोजगारी को मैं समझाता हूँ। यह वह परिस्थिति है, यह बेरोजगारी वह परिस्थिति है जिसमें किसी देश में श्रम शक्ति तो अधिक होती है। खुली बेरोजगारी में क्या होता है, श्रम शक्ति जो है वो अधिक होती है किसी भी देश में, किंतु औद्योगिक ढांचा जो है और जो औद्योगिक ढांचा है वो छोटा होता है, और जो औद्योगिक ढांचा है वो बहुत ही छोटा होता है। वह सारी श्रम शक्ति को समान अवसर प्रदान नहीं कर पाता, और जो श्रम शक्ति है उसको समान अवसर जो है वो खुली बेरोजगारी प्रदान नहीं कर पाता। अर्थात श्रमिक काम करना चाहता है किंतु उसे काम नहीं मिलता है। सीधा सा फंडा है खुली बेरोजगारी का। मोटिव यही है कि जो आदमी हैं, जो लोग हैं, वो काम करना चाह रहे हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा है। यह बेरोजगारी भारत के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है, और ज़्यादातर खुली बेरोजगारी जो है वो भारत के अधिक क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सबसे पहले आपने खुली बेरोजगारी को अच्छे से समझ लिया। अब मैं प्रच्छन्न बेरोजगारी को आपको समझाता हूँ। वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई देते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह परिस्थिति है जिसमें लोग काम में तो लगे हुए दिखाई देते हैं किंतु वास्तव में वे बेरोजगार ही होते हैं, किंतु वास्तव में वो बेरोजगार होते हैं। ऐसी जो परिस्थिति है वह प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। देखो, जैसे भूमि के छोटे टुकड़े पर 6 लोग काम कर रहे हैं किंतु उत्पादन उतना ही हो रहा है। मान लो 1 बीघा जमीन है, उस पर 3 लोग काम कर रहे हैं और 3 कुंटल ही गेहूँ हो रहा है।
ठीक है। बट उसी भूमि के टुकड़े पे अब 6 लोग काम करने लगे और फिर भी 3 कुंटल ही उत्पादन हो रहा है, तो इसका मोटिव ये है कि जो 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो बेरोजगार ही हैं, किंतु उत्पादन इतना हो रहा है जितना 3 लोगों के काम करने से, जितना 3 लोगों के काम करने से 3 कुंटल गेहूं हो रहा है, उतना ही 6 लोगों के काम करने से भी 3 कुंटल ही गेहूं हो रहा है। तो उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है और जबकि काम करने वालों की वृद्धि हो रही है, तो ऐसे में उन्हें बेरोजगार ही माना जाता है। तो ये बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। तो आई होप खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच भी भेद आप समझ गए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10 सोशल साइंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आप इन चारों क्वेश्चन को तैयार करें, टेस्ट करें, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर फंसेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या करेंगे, मस्त रहेंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां से आप रेगुलर वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहेंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतर ढंग से करते रहेंगे।